नमस्कार, हमारी खास पेशकश में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं शिवानी श्रीवास्तव। बात मुद्दे की में आज बात होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज 3 बड़ी रैलियां की हैं, लेकिन चंडीगढ़ की रैली पर सवाल खड़े हो रहे हैं। सवाल इसलिए खड़ा हो रहा है क्योंकि कांग्रेस का ये कहना है कि नरेंद्र मोदी जब यहां पर पहुंचे हैं तो पूरे चंडीगढ़ को छावनी में तब्दील कर दिया गया था। सवाल अब ये भी उठ रहा है, क्या लोगों को असुविधा हुई है? इसके लिए जिम्मेदार कौन? हालांकि प्रधानमंत्री ने भी देरी नहीं की, उन्होंने ट्वीट कर इसके लिए माफी भी मांगी है और साथ ही कहा है जो जिम्मेदार होगा उस पर कार्रवाई की जाएगी। प्रधानमंत्री मोदी ने चंडीगढ़ में करीब 4 घंटे बिताया, लेकिन चंडीगढ़ दौरे के दौरान मोदी को जब मालूम हुआ कि उनके कार्यक्रम की वजह से लोगों को खासी परेशानी उठानी पड़ी है और स्कूल भी बंद कर दिए गए थे, तो उन्होंने फौरन चंडीगढ़ के लोगों से माफी मांगी और स्कूलों में हुई छुट्टी की जांच के आदेश भी जारी कर दिए। मोदी ने ट्वीट किया, अफसोस है कि दौरे की वजह से स्कूलों को बंद करना पड़ा, जो जरूरी नहीं था। इस मामले में एक जांच होगी और लोगों की जवाबदेही तय की जाएगी। प्रधानमंत्री मोदी के व्यस्त कार्यक्रम की वजह से चंडीगढ़ में ट्रैफिक पर काफी पाबंदी रही। कड़ी सुरक्षा के अलावा धारा 144 के तहत शहर के कई हिस्सों में लोगों के जमा होने पर मनाही थी। बीती रात 10 स्थानीय कांग्रेस नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया, जो कथित तौर पर प्रधानमंत्री को काला झंडा दिखाने वाले थे। कांग्रेस पार्टी अब इसको सियासी मुद्दा बना रही है। चंडीगढ़ यूनियन टेरिटरी है, केंद्र शासित क्षेत्र है और वहां प्रधानमंत्री के जो लोग हैं उनके जरिए इतनी ज्यादती की गई है चंडीगढ़ के लोगों के साथ। स्कूल बंद कर दिए गए, मार्केट्स बंद कर दिए गए, शमशान घाट बंद कर दिए गए, कांग्रेस के नेताओं को रात ही गिरफ्तार कर लिया गया। हमारे कांग्रेस के वहां के अध्यक्ष हैं प्रदीप छाबड़ा जी, उनको गिरफ्तार कर लिया गया। तो स्वाभाविक रूप से ये बहुत ही अनुचित हुआ है। प्रधानमंत्री ने ट्वीट किया है, ठीक है, लेकिन एक्शन भी नजर आना चाहिए। ट्वीट के बाद लोग भूल जाएं और प्रधानमंत्री भी ट्वीट करने के बाद भूले नहीं, वो याद रखें और एक्शन ले वहां के लोगों की जो परेशानियां हुई हों कि फिर भविष्य में कोई इस तरह की हिम्मत नहीं कर सके। दरअसल चंडीगढ़ दौरे में प्रधानमंत्री मोदी ने कांग्रेस पर जमकर हल्ला बोला। कांग्रेस को मोदी को घेरने के लिए कोई ठोस मुद्दा नहीं है, तो मोदी के ट्वीट के बहाने कांग्रेस सियासत करने में जुट गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, सुदर्शन न्यूज। और बात मुद्दे की में आज के सवाल नंबर 1, दौरे की सही रूपरेखा क्यों नहीं बनी ताकि जनता को परेशानी ना हो? सवाल नंबर 2, प्रधानमंत्री के दौरे को लेकर स्कूल कॉलेज बंद करना क्या सही था, क्या उचित था? जिस तरह से स्कूल कॉलेज बंद कर दिए गए, खेद जताने के बाद भी कांग्रेस मसले को सियासी मुद्दा क्यों बना रही है? सवाल एक ये भी है। चर्चा की शुरुआत करें उससे पहले आपको यह भी सुनाते हैं चंडीगढ़ पहुंचे नरेंद्र मोदी ने क्या कुछ खास कहा आज। हमारा डिजिटल इंडिया का सपना है। ये डिजिटल इंडिया का सपना पूरा करने के लिए हर शहर को आगे आना होगा, हर डिपार्टमेंट को आगे आना होगा, हर सरकारों को आगे आना होगा। भाइयों बहनों, आपने दिल्ली में जिस सरकार को बिठाया है, उस सरकार ने आपके सपनों को अपना सपना बनाया है। जो आपके दिल की चाह है, उस चाह को परिपूर्ण करने के लिए हमने बीड़ा उठाया है। मैं जानता हूं काम कठिन है। जितना काम 60 साल में हुआ होगा, उससे भी ज्यादा काम 7 साल में करने की जरूरत है। ये सोच करके हमने इस बीड़ा उठाया है। एक सपना मेरा है, वो सपना है 2022 में जब भारत की आजादी के 75 साल हो, तब हिंदुस्तान के गरीब से गरीब व्यक्ति को भी रहने के लिए उसको अपना घर मिल जाए। ये काम मैंने सर पे लिया है और उसी के सिलसिले में आज हजारों चंडीगढ़ वासियों को हाउसिंग स्कीम के अंतर्गत मकान देने का मुझे सौभाग्य मिला है। आने वाले दिनों में करोड़ों करोड़ मकान बनाने की जरूरत पड़ने वाली है। पुरानी किसी सरकार ने 1 रैंक 1 पेंशन
ये क्या है, उसके कारण क्या जिम्मेवारियां आने वाली है, उसके कारण क्या क्या कदम उठाने पड़ेंगे, सरकार ने कभी इस दिशा में सोचा ही नहीं था। और जब हमने सुना कि पुरानी सरकार ने 500 करोड़ का ओआरओपी घोषित किया है, तो हमें लगता था कि शायद थोड़ा ज्यादा हो जाएगा, क्योंकि ये 500 करोड़ में तो होगा नहीं। लेकिन जब हम हिसाब लगाने बैठे तो मामला 10,000 करोड़ तक पहुंचने पर गया है। 10,000 करोड़ तक। देश की रक्षा के लिए जीवन खपाने वालों की जिंदगी इससे ज्यादा मूल्यवान होती है। इसे एक सरकार को क्रेडिट मत दीजिए। ये ओआरओपी के लिए नरेंद्र मोदी को क्रेडिट मत दीजिए। मैं देश के जवानों को कहता हूं कि इतना बड़ा 10,000 करोड़ रुपयों का खर्च इस एक काम के लिए होने वाला है, तो धन्यवाद करना है तो मेरे देश के उन गरीबों के लिए करिए कि जिन गरीबों ने अपनी चीज छोड़ करके आपके सम्मान के लिए कुछ देने का फैसला किया है। और इसलिए ये 1 रैंक 1 पेंशन की क्रेडिट अगर किसी को जाती है तो मेरे देश के गरीबों को जाती है। तो चंडीगढ़ पहुंचे नरेंद्र मोदी गरीब जनता की बात कर रहे हैं, लेकिन सवाल इसमें यह उठ रहा है कि जब वो चंडीगढ़ पहुंचे हैं, पूरे चंडीगढ़ को छावनी में तब्दील कर दिया गया है। जो रूपरेखा उनके दौरे को लेकर बनाई गई थी, उसमें क्या जनता की असुविधा का ख्याल नहीं रखा गया? सवाल एक ये भी बड़ा उठ रहा है कि क्या स्कूल कॉलेज बंद कराने जरूरी थे? इसी पर हम चर्चा करेंगे। खास मेहमान हमारे साथ जुड़ गए, उनका परिचय पहले आपसे कराते हैं। हमारे साथ चैतन्य सिंह है, कांग्रेस के प्रवक्ता हैं। हमारे साथ सुदेश वर्मा जी हैं, बीजेपी के प्रवक्ता हैं। राजकुमार भाटी जी हैं, समाजवादी पार्टी के नेता हैं। हमारे साथ सुरजीत दास गुप्ता जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। सबसे पहले सुदेश वर्मा जी, मेरा सवाल आपसे, क्या इस बात को ध्यान में नहीं रखा गया था? स्कूल कॉलेज बंद कराना जरूरी था, जनता को असुविधा हुई है। आपने देखा एक कितना दर्दनाक मंजर भी सामने आया है। एक पिता अपने पुत्र को मुखाग्नि नहीं दे पाया, वो उसे शमशान घाट नहीं ले जा पाया, क्योंकि चंडीगढ़ में एकमात्र शमशान घाट है और उसे भी बंद कर रखा था। देखिए, मैं जो भी बोलूँगा आपको लगेगा कि मैं डिफेंड कर रहा हूँ, इसलिए मैं पहले बहुत ही कड़े शब्द में इसकी निंदा करता हूँ कि जो हुआ बहुत गलत हुआ, नहीं होना चाहिए था। किसी भी कन्वॉय से, प्राइम मिनिस्टर का या मीटिंग से पब्लिक को डिस्टर्बेंस नहीं होना चाहिए था। बीजेपी कमिटेड है इस चीज़ के लिए। हम लोग जनमानस की इज्जत करते हैं। और मैं आपको बताऊं कि नरेंद्र मोदी जी का भी जो एक सॉरी नुमा स्टेटमेंट आया, इसकी ज़रूरत नहीं थी। प्राइम मिनिस्टर इतने संवेदनशील हैं कि उन्होंने ये भेजा। ये किसी ऑफिशियल से भी आ सकता था, वहाँ के एडमिनिस्ट्रेशन भी कर सकते थे, लेकिन प्रधानमंत्री ने खुद कहा। इससे बताता है कितने संवेदनशील हैं। और उन्होंने खासकर इसलिए बोला कि ऐसा नहीं होना चाहिए। तो एक सिस्टम बनना चाहिए कि जब भी प्रधानमंत्री जाते हैं, हर बार प्रधानमंत्री विजिट करते हैं, पहली बार ऐसा हुआ। अब मैं आता हूं कि क्या ये पहली बार हुआ है? आप बताइए, दिल्ली में ऐसी कितनी घटना हुई है? नहीं तो कोई दूसरा गलती करेगा, इसलिए हम भी कर लेते हैं। ऐसे मत बोलिए, लेकिन जब आप हमें कटघरे में खड़ा करेंगे तो मैं बताऊंगा तो इसका ये मतलब नहीं हो। देखिए, एक चोर है वो दूसरे को चोर नहीं कहेगा। बात ये है कि अगर कोई चोर नहीं है, हम तो कंडेम कर रहे हैं, हम तो कंडेम कर रहे हैं इसको। तो चोरी की बात कहां से आ गई? गलत हुआ तो गलत है, इसका इंक्वायरी भी हो रहा है और उसके बाद जो फैक्ट्स निकलेगा उससे ऐसा नहीं होना चाहिए। लेकिन जब कांग्रेस ने जो अटैक किया, जो आपने दिखाया, उसकी मैं बात कर रहा हूं कि कांग्रेस का दिमाग खराब हो गया क्या? देखिए, कांग्रेस ने याद दिलाया, तभी माफी मांगी, खेद जताया है। चैतन्य जी मेरे साथ है। दिल्ली में ऐसी घटना हुई है कि लोग नहीं ले जा पाए हॉस्पिटल में क्योंकि पीएम का कन्वॉय था। जी, हमने वो भी कितने इंसिडेंट्स हैं? जी, हमने वो भी खबरें दिखाई थी। चैतन्य जी, मेरा सवाल आपसे है, ठीक है, आपने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी रैली के तुरंत बाद। आपने बता दिया जनता को कितनी असुविधा हुई है, स्कूल कॉलेज बंद किए गए हैं, खेद जता दिया गया है, जांच की बात कर दी गई है। अब तो प्रधानमंत्री जी की सबसे पहली बात पहले से शुरू करते हैं। जब भी कोई प्रधानमंत्री जी का प्रोग्राम बनता है, कहीं भी जाने का, किसी प्रोग्राम अटेंड करने का, देश हो या विदेश हो, तो उसकी तैयारियां कई दिनों पहले से शुरू हो जाती हैं। तो ऐसा तो है नहीं कि प्रधानमंत्री के ऑफिस को या उनके स्टाफ को ये पता नहीं होता कि कब क्या, कहाँ पे कौन सा प्रोग्राम हो रहा है, कैसी तैयारियां हो रही हैं उसकी, और क्या कदम उठाए जा रहे हैं उनकी सिक्योरिटी के लिए। जी, आपने बात करी कि स्कूल बंद हुए, शमशान बंद हुए।
स्कूल तो बंद हुए ही हुए, जिन स्कूलों में एग्जाम थे उन एग्जाम तक को प्रधानमंत्री जी के प्रोग्राम के लिए पोस्टपोन कर दिया गया। जी। एक सॉरी मैसेज कह देने से, वो भी सिर्फ इसलिए क्योंकि कांग्रेस पार्टी ने, हमारे नेताओं ने उस पर सवाल उठाए, उसके बाद नरेंद्र मोदी जी ने ट्वीट के जरिए अपनी उसको जताया कि भाई हमें दुख है कि ऐसा कुछ हुआ है और लोगों को असुविधा पहुंची हमारी वजह से। उसके पहले तो उनका कोई ट्वीट आया नहीं। तो इस चीज़ में कड़ी से कड़ी जांच होनी चाहिए। प्रधानमंत्री जी के ऑफिस को और उनको खुद को इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि लोगों को असुविधा ना पहुंचे उनके प्रोग्राम्स की वजह से। मतलब उनका प्रोग्राम इतना जरूरी हो चुका है कि बच्चों के एग्जाम्स तक को पोस्टपोन किया जा रहा है। इसका जवाब सुरजीत जी मैं आपसे लेना चाहूंगी। सुरजीत जी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उससे पहले दीक्षांत समारोह में पहुंचे हुए थे और उन्होंने वहां पर वक्त की अहमियत को समझाया था, किस तरह से वक्त का ख्याल रखना चाहिए। स्कूल युवा पर वो फोकस करते हैं, स्कूल कॉलेज बंद करवा देते हैं। 187 जो नंबर बताए जा रहे हैं, 187 स्कूल प्राइवेट और निजी स्कूल थे जिन्हें बंद किया गया और ये कहा गया कि उनकी जो बसेस थी उन्हें कार्यकर्ताओं को भरने में इस्तेमाल किया गया। ये कहाँ तक ठीक है और ये किस तरह की राजनीति है? ये बिल्कुल गलत है, लेकिन इसे सिर्फ हम इसकी भर्त्सना करें और मात्र एक ऐसी घटना है, आगे नहीं होगी या पीछे नहीं हुई थी, ये सोच के भूल जाए तो हमारी इससे ज़्यादा बड़ी भूल होगी। मेरा ये समझना है इस मामले में कि हमारा जो सरकारी तंत्र है, सरकारी तंत्र में सिर्फ नेता नहीं होते हैं, आमले होते हैं, ब्यूरोक्रेट्स होते हैं और कई सारे ऐसे निर्णय लिए जाते हैं जो उनके स्तर पे लिए जाते हैं, नेता के स्तर पे नहीं लिए जाते। और ये पूरा का पूरा ढांचा जो है वो सामंतवादी ढांचा है, ये बरसों से चला आ रहा है और वो जो मानसिकता है वो मानसिकता जब तक नहीं बदलेगी, मेरी ये गुजारिश है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से कि अगली बार जब वो मन की बात करें रेडियो के द्वारा तो कृपया ये संदेश ज़रूर दें अपने आमलों को कि लोगों को ट्रीट करने का ये कोई तरीका नहीं है। मेरा ये समझना है कि जो मेन प्रॉब्लम है, आप देखिए आज हर चैनल पे वीवीआईपी रेसिज्म की बात हो रही है और हर चैनल पे इसकी निंदा की जा रही है, लेकिन बदलाव बहुत ही धीरे धीरे आ रहा है और ये किसी एक सरकार की बात नहीं है। हर जगह देखिए, कर्नाटक से ऐसी खबरें आ रही है, उत्तर प्रदेश से ऐसी खबरें आ रही है कि जो नेता वर्ग के लोग हैं वो बड़े मजे में है और आम आदमी पिस रहा है। और इससे भी कई बार ऐसा हुआ है। आज आपने एक श्मशान की घटना का जिक्र किया, इसके साथ ऐसा भी हुआ है कि कोई रोगी जो है वो अस्पताल समय पर नहीं पहुंच पाया, किसी ने सड़क पे दम तोड़ दिया। कई बार ऐसा हुआ कि हमारे साथ ऐसा हो चुका है। मैं एक जो है घटना आपके दर्शकों श्रोताओं के साथ शेयर करना चाहूंगा। बहादुर शाह जफर मार्ग आप जानते होंगे कि ये प्रेस एरिया है। अक्सर ऐसा होता था, हम लोग जब वहां पर पहुंचते थे तो मनमोहन सिंह जी का कॉन्वॉय गुजर रहा होता था, हमें अपराधियों की तरह ट्रीट किया जाता था। हमें सिर्फ ये नहीं वीवीआईपी निकलेगा दिल्ली में आपको इस तरह की परेशानियों से आप दो चार होना सोचिए कि पड़ता है। पत्रकारों को अपराधियों की तरह ट्रीट किया जाता था। उनसे ये कहा जाता था कि आप सड़क की तरफ देख भी नहीं सकते, आप अबाउट टर्न लेकर दीवार की तरफ मुंह करके खड़े हो जाइए जब तक प्रधानमंत्री गुजर नहीं जाते। तो ये हालत है हमारे देश की। और इसको तोड़ने की कोशिश की अरविंद केजरीवाल ने, उन्होंने कहा कि नहीं इस तरह से सिग्नल्स पे नहीं रुकेंगे, लेकिन हम वही देख रहे हैं कि सत्ता में आने के बाद विचार और बयान बदल जाते हैं। जी बिल्कुल। राजकुमार भाटी जी से मैं एक रिएक्शन ले लेती हूँ। राजकुमार भाटी जी, आज जो कुछ भी हुआ चंडीगढ़ पर, उसमें आपकी प्रतिक्रिया? नहीं, ये जो भी घटना आपने बताई है और जो बताया कि 127 स्कूल बंद कर दिए गए प्रधानमंत्री जी के दौरे के लिए, वो तो चिंता की बात है और निंदनीय है। लेकिन एक आश्चर्यजनक बात यह है जिसमें हंसी भी आती है कि भारतीय जनता पार्टी के किसी कार्य पर आप उंगली उठाएं, उनकी कोई कमी बताएं तो कांग्रेस के पाप गिनाने लगते हैं। दूसरे के पाप गिनाने से क्या आपके पाप कम हो जाते हैं? प्रधानमंत्री भारतीय जनता पार्टी के सदस्य हैं, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, बीजेपी क्यों नहीं आएगी? सिक्योरिटी देखती है क्या? भारतीय जनता पार्टी भारतवर्ष की सबसे बड़ी सामंतवादी पार्टी है। जो आपने अभी सुरजीत जी ने कहा, मैं उस बात से सहमत हूं कि इस देश में सामंतवादी व्यवस्था चल रही है, लेकिन सामंतवाद का भी सबसे बड़ा प्रतीक भारतीय जनता पार्टी है, जो घोर जातिवादी, घोर धार्मिक, दक्षिणपंथी और दिखावे में विश्वास करने वाली पार्टी है। नरेंद्र मोदी जी की सरकार केवल जुमलों की सरकार है। ये सिवाय जुमलों के, सिवाय भाषण देने के, ये शब्दों से क्रांति करना चाहते हैं, केवल शब्दों से। कैमरे में एड्रेस टू द नेशन ये कर सकते हैं। नहीं तो आप सफाई दीजिए ना, आप इस बात की सफाई दीजिए ना। चंडीगढ़, मेरी इस बात का, इस सवाल का जवाब दीजिए आप। चंडीगढ़ एयरपोर्ट पर अगर वो वहां पर पहुंचते हैं तो जो भी वहां से फ्लाइट्स उड़ने वाली हैं, जो भी वहां पे अराइवल है, सबको रोक दिया जाता है। ये किस तरह की सुरक्षा है? और एक और बात, मेरी बात पूरी हो जाने दीजिए। ऐसा पहली बार नहीं हुआ है यूपीए के दौरान
दौरान भी प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह थे, वो भी आए हैं, राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी भी वहां पर पहुंचे हुए हैं। लेकिन आज जो हमने देखा है, इस तरह की मुस्तैदी इतनी शायद हमने पहले भी नहीं देखी होगी। देखिए, पहली बात तो ये है कि आपको पता होना चाहिए कि टेक्निकली जो सिक्योरिटी है, लॉ एंड ऑर्डर है, वो स्टेट सब्जेक्ट है। बिल्कुल, चंडीगढ़ के केस में यूनियन टेरिटरी है, तो वहां के एडमिनिस्ट्रेशन ने लिया होगा। इसमें प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस रिस्पॉन्सिबल नहीं है, बीजेपी ने रिस्पॉन्सिबल। तो मुझे पूरा करने दीजिए ना, आपने पूछा है तो। आपको नींद में भी मोदी जी दिखते हैं तो क्या किया जाए? कुछ नहीं किया जा सकता। आप जो हैं किस पर दोष देना चाह रहे हैं? खुद बोला गया कि अच्छा नहीं हुआ, इंक्वायरी करें और जो व्यक्ति रिस्पॉन्सिबल है उसके खिलाफ एक्शन हो। हम लोग तो वो अच्छा बोल ही रहे हैं, हम सब एक साथ हैं। ये एक अटैक करने की बात है, हम सब चाह रहे हैं कि पब्लिक को इनकन्वीनियंस नहीं होना चाहिए। इसमें कांग्रेस, बीजेपी, समाजवादी पार्टी की बात कहां से आ गई? आप इसको ये मानते हैं स्थानीय नेताओं की, प्रशासन की इतनी ज्यादा चाटुकारिता है जिसकी भी गलती है? देखिए, मैं तो बोल रहा हूँ शिवानी जी, मैं तो बोल रहा हूँ जिसकी भी गलती है जी, उसके खिलाफ एक्शन होना चाहिए। हम लोग कोई छुपाने वाली बात थोड़ी ना कर रहे हैं। कहां से बीजेपी और कांग्रेस की बात है? आप ये बताइए कि आपको पता होना चाहिए, आपको ये भी पता होना चाहिए। आपने केजरीवाल की बात की, अरे भाई जब आप मुख्यमंत्री बन जाते हैं तो अपना सिक्योरिटी आप खुद नहीं देख सकते। आपके सिक्योरिटी थ्रेट परसेप्शन आईबी के मुताबिक तय होती है कि आपको क्या सिक्योरिटी मिलेगा। और आपको पता होना चाहिए नरेंद्र मोदी आज के दिन, सवाल ये है ही नहीं। अरे आपको पता ही नहीं है कुछ, तो आपसे क्या बात है? स्कूल के बच्चे से थ्रेट होता है क्या? स्कूल के बच्चे से आप एक सवाल का जवाब दीजिए कि जब प्रधानमंत्री जी का प्रोग्राम बनता है तो वहां उनके ऑफिस का एक डायरेक्ट टच होता है वहां के स्थानीय अथॉरिटीज के साथ, और ऐसा नहीं हो सकता कि उनको ना पता हो प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस को कि स्कूल बंद किए जा रहे हैं, एग्जाम पोस्टपोन हो रहे हैं, शमशान बंद हो रहे हैं, और इनके ऑफिस को कुछ नॉलेज ना हो इस बात की। तो ये आपके पास शायद प्रधानमंत्री से ज्यादा इन्फॉर्मेशन है, क्योंकि प्रधानमंत्री ने खुद बोला है कि खुद बोला है प्रधानमंत्री ने, उन्होंने बोला है ऐसा क्यों? थोड़ी बहुत भी नॉलेज हो तो आपको पता होगा कि सुदेश जी, आप सीधे प्रधानमंत्री से क्यों जोड़ रहे हैं? हमारा सवाल ये नहीं है कि प्रधानमंत्री मोदी को जानकारी होनी चाहिए। बोला कि पीएमओ को पता। अरे भाई, इन्होंने क्वेश्चन पूछा, आपके जानकारी होती है। माफ कीजिएगा सुदेश जी, माफ कीजिएगा, एक दिन पहले डमी रिहर्सल करवाई जाती है, कहां से काफिला गुजरेगा और कहां पर मंच पर बैठेंगे, हर चीज की डमी रिहर्सल करवाई जाती है। आप क्या बात कर रहे हैं? डमी रिहर्सल हुआ होगा क्या? मैं आपसे यही पूछ रही हूँ, क्या ये जानकारी नहीं थी? 187 काफी बड़ी संख्या होती है, निजी प्राइवेट स्कूल्स थे वहां पर। आप ठीक बोल रही हैं, आपसे कोई डिसएग्रीमेंट थोड़ी ना है। मैं भी तो आपके साथ हूँ, प्रधानमंत्री भी आपके साथ हैं। कंट्रोवर्सी कहाँ है? अगर हम बोले कि नहीं सही हुआ तो आपने माफी मांग बोल सकती है। हम भी तो बोल रहे हैं गलत हुआ, हमने कंडेम किया शुरुआत में, हमने ये भी बोला कि इंक्वायरी प्रधानमंत्री ने ही मांगा है। जब आपके ऑफिस को फिर क्या दिक्कत है? तो ऐसा होने ही क्यों दिया आपने? सवाल ये है, ये भी कांग्रेस ये भी सवाल पूछ रही है सुदेश जी, सवाल ये भी पूछ रही है, नरेंद्र मोदी अपने आप को सेवक कहते हैं जनता का, फिर वो आज साहब बने हैं, ये लोगों का कहना है कि आज क्यों इस तरह की इतना नाइंसाफी मत करिए। मैं नहीं, कांग्रेस की प्रतिक्रिया है वो आपको बता रही हूँ। आपके दर्शक कांग्रेस की जो प्रतिक्रिया है वो बता रही हूँ। की प्रतिक्रिया है, आपके दर्शक इस चीज को जानते होंगे कि नरेंद्र मोदी सेकेंड मोस्ट थ्रेट में है, सिक्योरिटी थ्रेट में है पूरे वर्ल्ड में नरेंद्र मोदी। नहीं तो इसे आप तो क्या उनका मानते जो हैं? सिक्योरिटी ड्रिल होगा, उनके सिक्योरिटी ड्रिल को लिया होगा। मुझे लगता है इसका जवाब बहुत अच्छी तरीके से सुरजीत जी आप दे पाएंगे। जस्टिफाई कर रहे हैं अपने, वो पार्टी से नहीं जुड़े हैं। सुरजीत जी, मैं तो बोल चुका हूँ, जस्टिफाई कर रहे हैं। अरे मैं तो बोल चुका हूँ यार। सुरजीत जी, जी सही हम बढ़ते हैं आप। सुरजीत जी, आप शायद इस चीज को बेहतर तरीके से समझा पाएंगे, क्योंकि देखिए प्रधानमंत्री अगर वहां पर पहुंच रहे हैं, प्रोटोकॉल का ख्याल रखा जाता है, हर एक बात का ख्याल रखा जाता है, लेकिन सवाल ये उठ रहा है, कांग्रेस जो सवाल उठा रही है, इस तरह से लोगों को असुविधा हो, ये तो हमने हड़ताल या कर्फ्यू के दौरान देखा है। ठीक है, कोई भी वीवीआईपी आता है, लेकिन इस बात का भी ख्याल रखा जाता है कि जो आज हालात बने हैं कम से कम ऐसे ना बने। और जब मोदी का नाम आता है, मोदी युवाओं का चेहरा बताया जाता है, युवाओं को प्रोत्साहन वो देते हैं, एक दिन स्कूल बंद रहेगा, इसका खामियाजा बच्चों को कितना भुगतना पड़ेगा? जी, ऐसा है कि जैसा मैंने शुरुआत में ही कहा कि ये एकमात्र घटना नहीं है, इसलिए आए दिन मैं इस तरह की इतनी घटनाएं देख चुका हूं और हमेशा देखता रहता हूं कि इसलिए मैं सिर्फ इस आज की घटना पर प्रतिक्रिया अपनी नहीं देना चाहता। ऐसा मैंने यूपी में महसूस किया है, मायावती के तहत महसूस किया है, अखिलेश यादव के तहत महसूस किया है, मैंने तमिलनाडु में ये जयललिता के तहत महसूस किया है, करुणानिधि के तहत महसूस किया। तो यहाँ पर अब जो है, मुझे ऐसा लगता है कि नरेंद्र मोदी जी जब गुजरात के मुख्यमंत्री थे तो वहाँ से अब वो देश के प्रधानमंत्री बने हैं। ये जो एक ट्रांजिशन फेज है, इस ट्रांजिशन फेज में ये अपेक्षा रखना कि सब कुछ बदल जाएगा, शायद इतनी जल्दी इतना सब कुछ आसान नहीं है, क्योंकि बहुत कुछ
जो उन्होंने वादा भी नहीं, किया था, सुरजीत जी। बहुत कुछ उन्होंने जो वादा भी किया था, आज शायद जिस गति से रिफॉर्म हो रहा है, मुझे ये लग रहा है कि कई जगहों पर उन्हें ब्यूरोक्रेसी की तरफ से बाधा आ रही है, ऑपोजिशन से बाधा आ रही है, वो एक अलग बात है। और मैंने शुरुआत में ही इस आज की घटना को मैंने ब्यूरोक्रेसी के साथ जोड़कर देखा, क्योंकि ये निर्णय उस स्तर पर ले लिए जाते हैं। आप देखिए, मैं एक बहुत बड़ी घटना की बात करना चाहता हूं। जब IC-814 का हाईजैक हुआ था और अमृतसर में प्लेन रुका हुआ था, उस वक्त जसवंत सिंह जो हैं वो डेस्परेटली कोशिश कर रहे थे कि अपने पूरे आमला तंत्र को वो मोबिलाइज करे और कहे कि किसी तरह से इस प्लेन को रोक दो। तंत्र इतना अपने आप में ढीला है कि कोई भी सरकार, किसी भी दल का आए, कोई तैयार ही नहीं था। उस प्लेन को हम अमृतसर में रोक सकते थे, अगर रोक लेते तो हमें इतने सारे आतंकवादियों को छोड़ना नहीं पड़ता। तो ये जो एक ढीला ढाला तंत्र है और अपने आप में इतना चाटुकारिता वाला तंत्र है, इसमें हर ब्यूरोक्रेट सोचता है कि मैं जितना कड़क अपनाऊंगा रुख, उतना ही मेरा ज्यादा प्रमोशन होगा। एक और पहलू भी है इसका, इसको राजकुमार भाटी जी से समझना चाहूंगी। राजकुमार भाटी जी, ये भी एक पहलू हो सकता है इसका, चाटुकारिता इस हद तक बढ़ गई है और इस तरह से ये कहा जा रहा है कि स्कूल जो बसेस थी उसे कार्यकर्ताओं को भरकर लाने के लिए इस्तेमाल किया गया है। ये भी बहुत जरूरी हो जाता है कि अगर कोई भी VVIP आ रहा है उसके सामने भीड़ इतनी ज्यादा जुटा दी जाए, उसको ये कहा जाए हाँ ये रैली सफल हुई है। नहीं, बिल्कुल आपकी बात सही है और एक बात से हम सहमत हो सकते हैं सुदेश जी की भी। सुदेश जी कह रहे हैं कि सीधे प्रधानमंत्री जिम्मेदार नहीं है, लेकिन उन्हें स्वीकार ये करना पड़ेगा कि ये नाम प्रधानमंत्री का ही लिया जाएगा। प्रधानमंत्री के कार्यक्रम के लिए लोगों को असुविधा हुई है, बच्चों के स्कूल बंद किए गए हैं, उसके लिए जिम्मेदार वे ही ठहराए जाएंगे। आप किस किस को ये बात समझाएंगे कि पुलिस जिम्मेदार है, जिला प्रशासन जिम्मेदार है, प्रदेश सरकार जिम्मेदार है? ऐसी कोई व्यवस्था प्रधानमंत्री जी को ही लागू करनी पड़ेगी। उन्हें सिस्टम बनाना पड़ेगा कि कहीं उनका दौरा हो, कहीं उनका कार्यक्रम लगे तो इस तरह की असुविधा लोगों को ना हो, इस बारे में उन्हें हिम्मत दिखानी पड़ेगी। और ये कहना कि उनके लिए खतरा है, खतरा तो सभी VIP को होता है। खतरे का मतलब ये नहीं कि आम आदमी को आप परेशान करेंगे, 187 स्कूल बंद करा देंगे, बच्चों की शिक्षा को प्रभावित करेंगे। खतरे से इस तरह नहीं निपटा जाता। आम जनजीवन को प्रभावित किए बिना भी सुरक्षा दी जा सकती है। ये कह के बचना आसान नहीं है कि खतरा है इसलिए इस तरह के कार्य किए गए हैं। ये सामंतवाद का प्रतीक है, बिल्कुल निश्चित तौर पर गलत है। अब देखिए एक धर्म संकट कहां पर आता है। अभी पिछले साल की बात है, अरुण जेटली जी बीमार थे, मैक्स हॉस्पिटल में भर्ती थे। नरेंद्र मोदी जी उनको देखने गए, अब सड़कों पे जाम लग गया, सड़कों पे जाम लग गया। अब मान लीजिए कि नरेंद्र मोदी जी अगर उन्हें देखने कार से नहीं जाते, अगर हेलीकॉप्टर से जाते, तब भी ये बात होती कि ये तो आम आदमी के प्रधानमंत्री है, हेलीकॉप्टर से कैसे जा रहे हैं, इनको तो गाड़ी से आना चाहिए, हम लोगों के आम लोगों के बीच से आना चाहिए। तो ये एक बहुत आसान इसका कोई हल नहीं निकलता कि तुरंत आप ऐसा कीजिए, इनको मना कर दीजिए, इनको मना मत कीजिए, इनको ऐसे जाने दीजिए। एक बहुत बड़ा पेचीदा एक तंत्र है जिसको हमें सुधारना पड़ेगा और बहस उस दिशा में होनी चाहिए कि इस तंत्र को कैसे सुधारा जाए। जी बिल्कुल। और वक्त यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक का है, ब्रेक के बाद चर्चा होगी और चर्चा बात मुद्दे की में इस बात को लेकर होगी कि मोदी के सुर मुलायम को लेकर क्यों मुलायम हो गए हैं। वक्त यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक का। जी हाँ, मोदी ने मुलायम को सराहा। अब सवाल ये उठ रहा है कि ये सियासी खिचड़ी पक रही है क्या, और इसके सियासी मायने भी निकाले जाने लगे हैं, क्योंकि बिहार विधानसभा चुनावों का ऐलान हो चुका है। कहा यह जा रहा है कि महागठबंधन में जब थे मुलायम और अब वो अलग हो चुके हैं, 243 सीटों पे ही लड़ने का मन बना चुके हैं। बिहार में नरेंद्र मोदी से उनकी मुलाकात भी हो चुकी है। तो मुलायम के लिए मोदी के सुर मुलायम क्यों हो गए हैं? हिंदुस्तान की सभी पॉलिटिकल पार्टियां, सभी राज्य सरकारें, हमारी जब सरकार बनी दिल्ली में तो उन्होंने आकर के कहा कि हमारा अगर राज्य का विकास करना है
तो ये जो लैंड एक्विजिशन बिल की गलतियां हैं उसको ठीक करना चाहिए। जब राज्यों ने दबाव डाला, राज्यों ने आग्रह किया, तो हमने कहा ठीक है, जो गलतियां होगी हम ठीक करेंगे। हम संसद में गए और अचानक जिनकी सरकारें कहती थी ये करो, उनके मुखियाओं ने मुंह फेर लिया। जो 400 से 40 पर आ गए हैं, ये अभी अपना पराजय पचा नहीं पा रहे हैं। इनको तो लगता है कि दिल्ली की गादी तो ये देश की जनता ने उनके नाम लिख के दी है। पीढ़ी दर पीढ़ी एक ही परिवार देश चलाएगा, यही उनको ने मान के लिया है। वो मानते हैं दिल्ली गद्दी पर उनका हक है, वे लोकतंत्र को मानने के लिए तैयार नहीं है। उनको अभी पता तक नहीं चल रहा है, उनके दिमाग में तो इतना गुस्सा भरा है कि देश की जनता ने हमको हराया क्यों? देश की जनता ने हमें 404 से कम करके 40 पे लाके खड़ा कर क्यों दिया? मां को इसलिए गुस्सा आता है कि बेटा रह गया, और बेटे को गुस्सा इसलिए आ रहा है, बेटे को गुस्सा इसलिए आ रहा है कि हम इतने पढ़े लिखे लोग, अंग्रेजी बोलने वाले लोग, दुनियापुरी में बचपन से घूमने वाले लोग, और ये चाय वाला, ये चाय वाला बैठ गया, ये पचा नहीं पा रहे। राजनीति में आदरणीय मुलायम सिंह जी भी हैं। मुलायम सिंह जी हमारे विरोधी हैं, लेकिन उसके बावजूद भी वे लोकतंत्र की इज्जत करते हैं। संसद चले इसके लिए मुलायम सिंह रात रात मेहनत करते रहे, लेकिन इन लोगों ने संसद चलने नहीं दी। विरोध तो मुलायम सिंह भी हमारा करते हैं। कौन विरोध करते हैं? मोदी की जितनी आलोचना हो सकती है मुलायम सिंह करते हैं, लेकिन जब संसद की बात आई, लोकतंत्र की बात आई, तो मुलायम सिंह जी भी संसद के अंदर संसद के नियमों के लिए, संसद की परंपरा के लिए, संसद के मूल्यों के लिए खड़े हो गए। यही तो लोकतंत्र की ताकत होती है। लेकिन ये है कि मानते नहीं। नरेंद्र मोदी ने लोकतंत्र की ताकत तो बताई है, साथ ही राजनीति की ताकत भी उन्होंने बता दी है कि कब किसको भाई बनाया जा सकता है। आज हम चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले आज के बड़े सवाल यही है कि मुलायम की तारीफ के क्या हैं सियासी मायने, क्यों मोदी मुलायम की तारीफ कर रहे हैं। सवाल एक ये भी है, क्या मोदी मुलायम के बीच कोई सियासी खिचड़ी पक रही है। सवाल एक ये भी है कि क्या मुलायम की तारीफ कर मोदी महागठबंधन को कोई संदेश देना चाहते हैं। और खास मेहमान लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनका परिचय एक बार फिर आपसे कराते हैं। चैतन्य सिंह है, कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, हमारे साथ सुदेश वर्मा जी हैं, बीजेपी के प्रवक्ता हैं, राजकुमार भाटी जी हैं, समाजवादी पार्टी के नेता हैं, और हमारे साथ सुरजीत दासगुप्ता वरिष्ठ पत्रकार हैं। सबसे पहले राजकुमार भाटी जी से मेरा सवाल। राजकुमार भाटी जी, क्यों मुलायम सिंह यादव नरेंद्र मोदी से मिलने जाते हैं और ये कहते हैं कि प्रधानमंत्री से मिलना कोई पाप नहीं, क्यों महागठबंधन से वो दूरियां बना लेते हैं, और मोदी के जो सुर मुलायम के लिए मुलायम हो रहे हैं, इसे हम किस तरह से समझें। देखिए, प्रधानमंत्री से मिलने माननीय नेताजी जाते हैं, जो देश के एक बड़े नेता हैं जी, तो आप ही बता दीजिए इसमें पाप क्या है, या इसमें गलत क्या है, गैर लोकतांत्रिक क्या है, या गैर कानूनी क्या है। सवाल इस पे नहीं उठ रहा है। नेताओं से मिलते रहते हैं माननीय नेताजी। उस समय भी देखिए, चुनाव है, माननीय मोदी जी ने जो आज भाषण में अपने में एक जुमला बोला है, उन्होंने एक सत्य बोला है कि मुलायम सिंह यादव लोकतंत्र के बहुत बड़े समर्थक हैं जी। और मुलायम सिंह यादव इतने बड़े समर्थक हैं कि जब बहन मायावती जी उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री थीं, जिनसे हमारा 36 का आंकड़ा हमेशा राजनीतिक आंकड़ा रहता है, माननीय मुलायम सिंह यादव जी उनके घर जाके उनसे भी मिलकर आए थे। लोकतंत्र में, राजनीति में विरोधी पक्ष के नेताओं से परंपरा रही है, ठीक है। नहीं, वो परंपरा के तहत नहीं गए थे, वो कोई ये परंपरा नहीं है। अखिलेश यादव के घर पे मायावती अभी तक नहीं गई हैं जी, ये परंपरा नहीं है, वो उनका बड़प्पन था
जी। विरोधी नेताओं से भी मिलना चाहिए, विरोधी पार्टी के नेताओं से भी मिलना चाहिए। इसमें कहीं कोई झूठ बात नहीं है कि लोकतंत्र के समर्थक माननीय नेताजी नहीं हैं, उठ रहा है समाजवादी पार्टी राजकुमार है। जी, सवाल जहां वक्त तक आप पर उठ सियासी रहा है। अर्थ इसके जी। निकाल रही हैं, जी देखिए भारतीय जनता पार्टी से हमारा कभी गठबंधन नहीं हो सकता, कभी समझौता नहीं हो सकता, क्योंकि हमारा उनसे मौलिक मतभेद है। जी सांप्रदायिकता एक ऐसा मुद्दा है, भारतीय जनता पार्टी एक सांप्रदायिक पार्टी है, एक धर्म विशेष की बात करती है, जबकि लोकतंत्र में हमारा संविधान इसकी इजाजत नहीं देता। सभी धर्मों को बराबर दृष्टि से देखना चाहिए, जो समाजवादी पार्टी की नीति है। दूसरे, हमारे आर्थिक नीति पे भी उनसे मतभेद हैं। वो पूंजीवादी नीतियों को बढ़ावा देने वाले हैं, हम समाजवादी नीतियों पे चलने वाले हैं। जी तो ये तारीफ करना, हम भी कोई मोदी जी कल को अच्छा काम करेंगे, हम उनकी तारीफ करेंगे। जी उन्होंने नेताजी की तारीफ की है, वो भी ठीक बात है, लेकिन राजनीतिक इसका सियासी अर्थ ना निकाला तो जाए। चलिए, आपने साफ कर दिया है बिहार में इस तरह की कोई तस्वीर नहीं बन सकती है। मेरा सवाल अब सुदेश जी से है। सुदेश जी, कहा यह जा रहे हैं, खबरें इस तरह की आ रही हैं, क्योंकि समाजवादी पार्टी भी ये कह चुकी है कि हम पूरी ही सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारेंगे। कहा यह जा रहा है कि जरूरत पड़ने पर अगर ऐसा हुआ तो बीजेपी और समाजवादी पार्टी चुनावी गठबंधन भी कर सकती है। आपकी बात का मैं जवाब दूंगा, लेकिन पहले जो हमारे मित्र ने बोला जी जरूरी है कि उसको क्लैरिफाई कर दूं, क्योंकि आपके दर्शकों में गलत मैसेज जाएगा। इन्होंने कहा कि बीजेपी धर्म बेस्ड राजनीति करती है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। आपको पता होना चाहिए बीजेपी एक मर्यादित तरीके से राजनीति करती है और बिल्कुल सबको लेकर, सबका साथ, सबके विकास की बात करती है। ये बोलना बिल्कुल गलत है, क्योंकि अगर नहीं पहले नहीं आपने इन्हें बोलने दिया, आपको रोकना चाहिए था, तो आप मुझे क्लैरिफाई करने दीजिए। नहीं, उसके बाद में आपकी बात नहीं, जब ये बोले तो मैं उसको क्लैरिफाई करूंगा ना। आप हमारी पार्टी को कैसे बोल सकते हैं? जनता का विश्वास जीता है, जनता ने भरोसा किया है लोकतंत्र पर। तो ये आप बोलिए ना, आप कैसे बोल सकती हैं कि ये धार्मिक पार्टी बोलेंगे और हम इसको सह जाएंगे? ऐसा तो नहीं सकता, हमको क्लैरिफाई करना पड़ेगा। बताइए, इसका जवाब तो जनता ने दिया है। गलत बात। सुदेश जी, नहीं सौगंध राम की खाते हैं, मंदिर वहीं बनाएंगे। आपको इतना लगता है, कॉन्स्टिट्यूशनली केस फाइल करिए। पार्टी का नारा था या नहीं था, आप ये बताइए। अयोध्या का मंदिर आपके एजेंडे में है या नहीं है? जी सुदेश जी, आपको नहीं लगता राम मंदिर आपके एजेंडे में है या नहीं आपने है? बोला अनकॉन्स्टिट्यूशनल, आपने बिल्कुल ये संविधान विरोधी पार्टी है। ठीक है, जाइए कोर्ट में, आप कोर्ट में करिए ना, यहाँ पर क्यों बहस कर रहे हैं? सजा हो चुकी है आपके मुख्यमंत्री को। आगे सुनिए, कल्याण सिंह जी को सजा हो चुकी है, सुप्रीम कोर्ट ने सजा की है। बहुत लोग सुदेश जी मेरी बात सुनिए। आप अगर जी आपका जो मुख्य मुद्दा है, मैं आपको आप इसका जवाब इस तरह से दीजिए ना राजकुमार जी को, नहीं आप जो लोकसभा चुनाव में आप हमने डिबेट को पहले कंट्रोल नतीजा देखा है। अगर हमारी पार्टी कुछ बोलेगा तो पहले उसका जवाब तो आप इसका जवाब इस तरह से दीजिए ना। जनता ने दिखा दिया है, जनता ने दिखा दिया है लोकसभा में जो नतीजे आपकी पार्टी ने दिखाए हैं, जनता का विश्वास है आपके साथ। मेरे ऊपर छोड़ दीजिए, पहले आपने जो पूछा, जो आपका इशू है उस पर मैं आता हूँ। जी, मुलायम सिंह यादव जी को हम लोग मानते हैं कि बहुत अच्छे नेता हैं, देशभक्त नेता हैं। उन्होंने ये प्रूफ किया है, सोनिया गांधी को प्रधानमंत्री नहीं बनने दिया, इस पर हम लोगों ने कॉम्प्लीमेंट किया था। अरे भैया, तू 70 तू भूल गया क्या? क्या बात कर रहे हैं? पहले फैक्ट, हिस्टोरिकल फैक्ट्स को मत झुटलाओ। उसके बाद इन्होंने क्या किया? इंडो सिविल न्यूक्लियर डील। देखिए, जब देश की बात आती है तो नेशनलिस्ट स्टैंड लेते हैं, अपने डिफरेंसेस को भूलते हुए। आज जब बिहार की बात आई तो बिहार में भी उन्होंने नेशनल स्टैंड लिया, स्वाभिमान की बात की। जब उन्हें लगा, देखिए हालांकि लालू यादव जी उनके समधी हैं, उसके बाद भी ये बहुत बड़ी बात है। लोकतंत्र की विजय इसी में होती है। और मोदी जी ने जो उनकी तारीफ की, वो तारीफ इसलिए की कि पार्लियामेंट में जो मोदी जी ने बताया, गुणगान हो गया। मेरा सवाल ये है, अब मेरा सवाल अब ये है, यादव सिंह को लेकर जिस तरह की जांच चल रही है, अब एक बड़ा नाम निकलकर उसमें सामने आया है। मुलायम सिंह यादव के परिवार का जो नाम है, उनके भतीजे हैं अक्षय सिंह का नाम आ गया है सामने। क्या अब इसलिए ये सुर बदल रहे हैं बीजेपी के, इसलिए मुलायम सिंह यादव और ज्यादा नरम पड़ रहे हैं? मेरा सवाल ये है। ठीक है, मैं बताता हूँ। देखिए, आप इंसिनुएट कर रही हैं, आप मीडिया की हैं, आप कुछ भी एनालाइज कर सकती हैं, लेकिन मैं आपको माफ कीजिएगा, तथ्यों के आधार पर बोल रही हूं। तथ्यों के आधार पर नहीं, दो तथ्य आपके पास है, आप उसको लिंक कर रही हैं। नहीं, कंपनी का नाम बता दीजिए। दो तथ्य आप लिंक कर रहे हैं। सीबीआई अलग है, नहीं, उसमें कितना शेयर है, आप मोटिवेशन आप जानते हैं। आप मोटिवेशन क्योंकि अक्षय यादव मोटिवेशन मत करिए। आपको मैं बता दूं, ये सरकार किसी का पक्ष नहीं लेने वाली, ये सरकार न्याय करने वाली है, लॉ चलेगा। आपने जब जब सीबीआई इंक्वायरी की बात है, आप हर समय बोलिएगा अरे भाई ऐसा क्यों कर रहे हैं आप, इतना बड़ा ज्यादती मत करिए। वो जो अगर लॉ एंड ऑर्डर का कोई इशू है, कोई आपको लगता है जस्टिस की बात है, तो वो अलग है।
मुलायम सिंह यादव जी की तारीफ जो है डेमोक्रेसी के लिए वो अलग है, ये दोनों लिंक वो अलग नहीं है। नहीं है। आप भारतीय अगर जनता आपके पास सबूत है तो सबूत पेश करिए। भारतीय जनता पार्टी बहुत सिर्फ आप बदलू पार्टी है। जुमला देके मत प्रूफ करिए। पहले सारे आप आंकड़े दिए होंगे साइट्स पर, आपने देखे होंगे। मैं बता दूं, सारा देखा हमने आंकड़ा। बिल्ड कंपनी है जिसमें उनका शेयर है, कितना शेयर है और किस हिसाब से तो वो क्या बिका हम है, लोग आप बेहतर तरीके से जानते होंगे। हम लोग डिफेंड नहीं कर रहे, मैं हम भी सवाल जांच ये चाहते नहीं हैं। पूछ रही हूँ। हम भी बोल रहे हैं ये गलत है। ये जो मैडम हम आप सवाल करप्शन के उठा रही खिलाफ है, ये हैं। किसी जांच का नतीजा नहीं है, ये सीबीआई ने नहीं किया, एक अखबार में खाली रिपोर्ट आई है। ये अरे हम भी कोई करप्शन आप के ये खिलाफ मानते हैं कि हैं। रिपोर्ट गलत प्रूव है? नहीं है ये। नहीं तो आप ये क्या आप मानते ये हैं बोलते हैं कि रिपोर्ट अक्षय गलत है? मीडिया की यादव कोई सारी accused रिपोर्टें नहीं है सही होती हैं। यादव सिंह मामले में? अरे कोई भी अक्यूज हो, आपका ये किसी कहना ने है भी यादव गलती की सिंह को हो, बचाने की उसके यूपी खिलाफ सरकार एक्शन ने होना कोई चाहिए, कोशिश नहीं की। चाहे वो राजकुमार कोई भी भाटी हो। जी सुदेश जी, राजकुमार भाटी जी, आप मानेंगे ये बात, यादव सिंह को बचाने की यूपी सरकार ने कोई कोशिश नहीं की? यादव सिंह के घर पे जैसे ही से उसका इनकम टैक्स का छापा पड़ा, यूपी सरकार ने तुरंत उन्हें सस्पेंड कर दिया। यादव सिंह के खिलाफ जांच बैठाई, दो जांच चल रही है उनके खिलाफ। बाद में कोर्ट ने सीबीआई को मुकदमा सौंप दिया, सीबीआई अब उसकी जांच कर रही है। जो भी दोषी होगा सीबीआई उसकी जांच करेगी। वो तो जांच का दायरा बढ़ गया है, वो उसी तरह से जांच होगी। सुरजीत जी, आप इसको किस तरह से देखते हैं? मुलायम और मोदी की जिस तरह से मुलाकातें हो रही हैं, दोनों के सुर नरम पड़ गए हैं, एक दूसरे की तारीफ किस तरह से की जा रही है, आप स्टूडियो में ही देख रहे हैं। नहीं, देखिए, राजकुमार जी ने मौलिक अंतर की बात की। मौलिक अंतर अपनी जगह है। मैं ये समझता हूँ कि पब्लिक कंजम्पशन के लिए जी कोई भी पार्टी जो भी कहती है कि हम यहाँ अपने आप को जो है बसाते हैं पूरे राजनीतिक अखाड़े में और ये हमारा स्थान है, ये हमारे एजेंडा है, ये हमारे प्रोग्राम है, उस आधार पर भी अगर देखें तो भाजपा और सपा का एक साथ आना नामुमकिन है, क्योंकि ये कभी भी अगर एक साथ आए तो इनके वोटर कंफ्यूज हो जाएंगे। भाजपा के लिए फिर भी आसान है मुलायम सिंह के करीब आना, मुलायम सिंह के लिए बहुत मुश्किल है भाजपा के करीब जाना, क्योंकि उनका पूरा का पूरा जो मुस्लिम वोट बैंक है वो गड़बड़ा जाएगा। नहीं, बिहार में तो कम से कम इस दूसरी बात की बात चिंता नहीं है सुरजीत जी। दूसरी बिहार में बात अगर एक मुझे 243 प्रश्न, सीटों पर- आपके जी। प्रश्न में मुझे एक जो है जी। कहीं पर एक थोड़ा सा लॉजिकल फैलेसी नजर आया। इसलिए मान लीजिए कि आप इस पोजीशन में हैं कि आप मुझे सजा दे सकें, तो मैं आपके लिए चिकनी चुपड़ी बातें करूंगा ना, जी। आप मेरे लिए क्यों चिकनी चुपड़ी बातें करेंगे? जी तो अगर यादव सिंह को बचाने वाली बात होती तो सपा के लोग तारीफ करते कि वाह वाह क्या बढ़िया लोग हैं, है ना। तो नरेंद्र मोदी क्यों तारीफ करते मुलायम सिंह के? इसलिए बात कुछ जम नहीं रही है। और दूसरा, आप देखिए कि ऐसा पहली बार नहीं हुआ है, सिर्फ सपा की बात नहीं हुई है, इससे पहले ऐसी बात हुई है कि शायद तृणमूल कांग्रेस के साथ कोई समझौता हो गया होगा पश्चिम बंगाल में, शायद तमिलनाडु में अन्ना द्रमुक के साथ कोई समझौता हो गया होगा। तो इस तरह की अटकलें लगाई जाती हैं। चूंकि भाजपा के पास पर्याप्त संख्या नहीं है राज्यसभा में, तो किसी ना किसी को साथ में लेके चलना पड़ेगा, ये एक अलग बात है। लेकिन सिर्फ इस आधार पर कि किसी ने भद्रता के लिए हो या संस्कार के लिए हो, शिष्टाचार के लिए हो, नहीं तो ये शिष्टाचार चुनावों के दौरान या उन पर मुसीबत पड़ी है तब क्यों याद देखिए, आता है? हर मेरा 3-6 सवाल ये है। महीने में बिल्कुल, एक बिल्कुल, ना मैं एक इसका चुनाव तो जवाब आ ही लूंगी जाता है आपको। यहाँ जी पर। बिल्कुल, मैं इसी का जवाब लूंगी जी। आपसे। वक्त यहाँ पर एक छोटी सी ब्रेक का है, जल्द हाजिर होते हैं। तो नरेंद्र मोदी मुलायम सिंह की तारीफ कर रहे हैं। उनका कहना है कि मुलायम हमारे विरोधी भले ही हों, लेकिन लोकतंत्र के वो समर्थक हैं और भी कुछ कसीदे गढ़े हैं उन्होंने। और इसी पर हम चर्चा कर रहे हैं कि आखिर दो बड़े नेताओं की ये सुर क्यों बदल रहे हैं। क्या विधानसभा चुनाव जो बिहार में होने जा रहा है वो नजर आ रहा है, या एक और सवाल इसमें यह भी छुपा हुआ है, समाजवादी पार्टी आजकल जो मुसीबतों में घिरी हुई है क्योंकि मुलायम सिंह यादव के भतीजे हैं अक्षय यादव, वो अभी सीबीआई के दायरे में आ रहे हैं, क्योंकि यादव सिंह पर जिस तरह से सीबीआई की तलवार लटकी हुई है, कई सवाल अब अक्षय यादव से भी पूछे जाएंगे। खास मेहमान मेरे साथ जुड़े हुए हैं, लेकिन हम पहुंच गए थे बिहार चुनाव की राजनीति तक। कांग्रेस से चलिए एक मैं सवाल कर ही लेती हूं। चैतन्य जी, अब आप बता दीजिए किस तरह की ये छीटाकशी चल रही है पार्टियों के बीच। समाजवादी पार्टी ये कह रही है कि ऐसा हो ही नहीं सकता कि हम दोनों साथ आए। कहां महागठबंधन आपके साथ बनाया था मुलायम सिंह यादव ने, चुनावों की तारीख का ऐलान भी नहीं हुआ। पहली बार ऐसा हुआ होगा जनता परिवार चुनाव से पहले ही 2 दिन में बनते ही बिखर गया। देखिए, सबसे पहले बात शुरू करते हैं भारतीय जनता पार्टी से, जो सत्ता की बहुत भूखी है। पहले वो महाराष्ट्र चुनाव में भी ऐसे ही हुआ था, शरद पवार जी की पार्टी को राम भजन करने आए हैं। नहीं, राम भजन की बात नहीं है, जो फैक्ट की बात है, फैक्ट पे बात कर रहे हैं। के लिए सभी लड़ रहे हैं। सर जी ठीक है, अब सुनिए तो बात, तो उनको नेचुरली करप्ट पार्टी बताए, फिर उसके बाद उनसे आउटसाइड सपोर्ट लेके सरकार बना ली।
जम्मू कश्मीर भी यही हुआ, माँ बेटी, माँ बाप बेटे, बाप बेटी की सरकार बताया, पार्टी बताया, फिर उसके बाद उन्हीं के साथ मिलकर सरकार बना ली। अभी जो हमारे समाजवादी पार्टी के दोस्त यहाँ बैठे हैं, उनके हिसाब से उन्होंने बिल्कुल ठीक कहा कि ऑन द फेस ऑफ इट तो समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी का गठबंधन तो हो ही नहीं सकता, पर वो पीछे रह के काफ़ी कुछ फ़ायदा कर सकते हैं एक दूसरे के लिए। वैसा ही कुछ निकल के आ रहा है इसमें से। टाइमिंग ऐसा है, एक समय ऐसा है कि अक्षय यादव के खिलाफ सीबीआई इंक्वायरी की बात चल रही है यादव सिंह मामले में, बिहार चुनाव आ रहे हैं पास में, बीजेपी को चुनाव जीतना है, सत्ता की भूख तो उन्हें है ही। तो इससे एक ऐसी स्थिति निकल के आ रही है कि इनके समाजवादी पार्टी के जो एक्शंस हैं उनसे अगर किसी को फायदा होगा तो वो भारतीय जनता पार्टी को होगा। सुरजीत जी पहले सुदेश जी कुछ बोले। जी 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 देखिए, ये मुझे हंसी इसलिए आई, मैं नॉर्मली मैं नहीं हंसता हूँ जब बोलते हैं तो सत्ता की भूख। अरे पॉलिटिकल पार्टी सत्ता में इसीलिए है कि अरे सुन लीजिए, अब अरे मैं बोल लूं। जी जी सुदेश। कांग्रेस को सत्ता की भूख इसलिए है कि 10 जनपद के खजाने कैसे भरे जाएं, और बीजेपी को सत्ता की भूख इसलिए है कि हम आम 15 लाख रुपए कैसे भरना चाहते हैं। 15 लाख रुपए कैसे? सत्ता हमारे लिए, क्या? सत्ता हमारे लिए साध्य नहीं है। हम साधक हैं और साधना करते हैं, सत्ता के थ्रू परिवर्तन चाहते हैं जी, तिजोरी नहीं भरना चाहते। अभी तक तो इसलिए ये वर्ड मत बोलिए। एक भी करप्शन का केस किसी के खिलाफ होगा तो बता दीजिएगा सरकार। 15 लाख रुपए कब आ रहे हैं खाते में, ये तो बता दीजिए। व्यापम क्या भैया, सीबीआई इंक्वायरी हो रही है, जुडिशियल इंक्वायरी थी, भूल गए क्या? सुरजीत जी पर्दे के पीछे आप क्या देखते तो हैं? इस तरह का आप मत प्रवचन दीजिए जिससे आप अपने आप को ही 12 लाख करोड़ रुपया खाने के बाद आप हमें बता रहे हैं कि सत्ता के हम लोभी हैं। जुमलेबाजी तो आप बहुत अच्छी तरह से कर लेते हैं। सभी पार्टियां, मैं किसी एक की बात नहीं कर रही हूँ, एक की बात नहीं कर रही हूँ, जुमलेबाजी आप सभी अच्छी तरह से कर लेते हैं। सुरजीत जी मेरा सवाल अब आपसे है। सुरजीत जी मेरा सवाल अब आपसे ये है, समाजवादी पार्टी की तरफ से ये कहा जा रहा है बिहार विधानसभा चुनाव में हम 243 सीटों पर ही उम्मीदवार उतारेंगे। तो जिस तरह से चैतन्य जी भी ये कह रहे हैं कि ठीक है हम ना जीतेंगे ना तुम्हें जीतने देंगे, एक तरह से जनता परिवार को ये संदेश दे रहे हो, या फिर इस तरह से पर्दे के पीछे कोई साठगांठ हो गई हो, क्योंकि अक्षय यादव का मामला भी अभी आ गया है, बिहार विधानसभा चुनाव भी अभी आ गया है। मैं कांग्रेस को याद दिलाना चाहूंगा कि आज से 5 साल पहले जब पिछला बिहार चुनाव होने वाला था तो इसी तरह से उनका लालू प्रसाद यादव के साथ गठबंधन होते होते रह गया था, क्योंकि बहुत ही अपमानित करते हुए कांग्रेस को सिर्फ 6 सीटें दी जा रही थी। तो इसी तरह से जो मैं सुन रहा हूं, जो रिपोर्ट्स मेरे सामने आ रहे हैं कि ये जो जनता परिवार में सीटों का आवंटन हुआ उसमें समाजवादी पार्टी से बातचीत तक नहीं की गई, और बातचीत अगर की भी गई तो बहुत ही ह्यूमिलिएट किया गया, और कांग्रेस जिसकी बिहार में कोई औकात नहीं है उसे 40 सीट दे दी गई लड़ने के लिए। तो ऐसे में तो किसी भी स्वाभिमानी पार्टी के लिए बहुत स्वाभाविक होगा कि वो उस गठबंधन से बाहर आ जाए। और इसके अलावा मैं ये कहना चाहूंगा कि जब भी कोई एक नई पार्टी मैदान में उतरती है, अब आप MIM को ले लीजिए, MIM ने अभी थोड़ा बहुत अच्छा प्रदर्शन किया महाराष्ट्र में, तो MIM के बारे में भी कहा जाने लगा कि बीजेपी ने उसे घुसा दिया होगा मुसलमानों का वोट काटने के लिए। इसी तरह से अगर आप समाजवादी पार्टी के लिए कहें, अब MIM जो है बिहार में भी लड़ने वाली है, तो कोई भी पार्टी जो है किसी और को लड़ाता नहीं है। मैं इलेक्शन पॉलिटिक्स को बहुत नज़दीक से देख चुका हूं। जब मुझे ऐसा करना होगा कि मुझे सुदेश जी का वोट काटना होगा, तो मैं क्या करूंगा कि सुदेश जी को वोट देने वाले जो पोटेंशियल वोटर हैं उस तरह के कई इंडिपेंडेंट्स खड़े कर दूंगा ताकि उनका वोट बढ़ जाए। मैं एक नई पार्टी को नहीं लेके आऊंगा वहां पर। तो जेएमएम तो कह रही है 243 सीटों पे वो भी अपने उम्मीदवार उतारेगी। जेएमएम से तो हाथ मिलाया जा सकता है। नहीं, इसमें हाथ मिलाने से तो गड़बड़ हो जाएगी। ये तो पर्व है, ये एक डेमोक्रेसी का पर्व है, जमहूरियत का फेस्टिवल है, जिसको सेलिब्रेट करने के लिए जितनी पार्टी पार्टिसिपेट करें उतनी अच्छी बात है। इसमें कोई क्यों ऑब्जेक्ट करे? और हर पार्टी इस तरह से अपना निर्णय खुद लेती है कि उसे किस राज्य में लड़ना है, किस राज्य में नहीं लड़ना है। मुझे नहीं लगता है कि इसमें कोई भाजपा और सपा की कोई साथ। जी राजकुमार भाटी जी, अभी भी जनता परिवार ये सोच रहा है मुलायम सिंह यादव को मना लिया जाएगा। नहीं, अच्छी बात है, हमारी शुभकामनाएं। अगर ये एक होकर लड़े तो ज़्यादा बढ़िया है। वो अपनी गलती महसूस करें। ये बात अभी सुरजीत जी ने ठीक कही कि उन्होंने हमारे स्वाभिमान पर चोट की। उन्होंने सीटों का बंटवारा खुद बैठ के कर लिया और हमारी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष तक को नहीं बुलाया गया। माननीय नेताजी से कोई बात नहीं की गई, प्रदेश अध्यक्ष तक को प्रेस कॉन्फ्रेंस में नहीं बुलाया गया, जिस प्रेस कॉन्फ्रेंस में सीटों की घोषणा की गई। जी नाराजगी इस बात को लेकर थी कि प्रधानमंत्री इसी बात पे गठबंधन टूटा है। से मुलाकात की थी। स्वाभिमान पहली शर्त होती है राजनीति में, जिसका स्वाभिमान नहीं है उसको कुछ भी नहीं है राजनीति में। तो नेताजी ने इसी बात पे गठबंधन तोड़ा और अपने प्रत्याशी लड़ाने की घोषणा की है। मैं इतिहास का एक और हवाला देना चाहूंगा कि जनता परिवार का इतिहास आप 1977 से देख लीजिए।
ये लोग कभी भी एक साथ टूट कर नहीं रह बिखरते पाए हैं। हैं। ये आते अब एक दूसरे के नजदीक बड़ी मुश्किल से है और 2 दिन में बिछड़ जाते हैं। इतना झगड़ा होता है, इतनी लड़ाई होती है। आप 77 से 80 की सरकार देख लीजिए या फिर आप 89 से 91 की सरकार देख लीजिए, 2 दिन ये साथ रह नहीं पाते हैं और इतना झगड़ते हैं कि ये बिखर के रह जाते हैं। हर जगह इनका यही है, हर जगह सोशलिस्ट के साथ यही हुआ है। सवाल लेकिन बड़ा यही है कि क्यों प्रधानमंत्री मुलायम सिंह यादव की तारीफ कर रहे हैं और मुलायम सिंह यादव के क्यों नरम सुर पड़ गए हैं बीजेपी को लेकर, क्या ये वक्त का तकाजा है। और इसी के साथ हमारी इस खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। सारे मेहमान हमारे साथ जुड़े, उन सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद।